कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक सभ्यता आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कैसे बन गई? नमस्ते। आज हम सब मिलकर भारतीय इतिहास के इसी कमाल के सफर पर निकल रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत से, प्राचीन सभ्यताओं की जड़ों से लेकर एक मॉडर्न नेशन के बनने तक। तो चलिए इस शानदार कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, हमारा ये पूरा सफर ना एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। वो सवाल ये है कि इतनी अलग अलग संस्कृतियों और इतने बड़े बड़े साम्राज्यों वाली ये जमीन आखिर एक राष्ट्र कैसे बनी। यही सवाल हमें इस विशाल और कह सकते हैं काफी जटिल इतिहास को समझने में मदद करेगा। तो हमारी कहानी 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सभ्यता की नींव कैसे पड़ी। फिर बात होगी साम्राज्यों और नए विचारों के दौर की। इसके बाद हम उन संघर्षों को समझेंगे जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। फिर देखेंगे कि एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, और आखिर में हम आधुनिक भारत को बनाने वाली आवाज़ों को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला चैप्टर। सब कुछ शुरू हुआ नदियों के किनारे। ये वो वक्त था जब सच में भूगोल ही इतिहास लिख रहा था, और इन नदियों ने सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि एक महान सभ्यता के भविष्य को सींचा था। हमारी कहानी का पहला पड़ाव सिंधु घाटी सभ्यता। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई छोटे मोटे गांव थे। नहीं, ये एक बहुत बड़ी, एक वेल प्लान्ड शहरी सभ्यता थी जो आज के भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। जरा सोचिए, आज से करीब करीब 5000 साल पहले। और कमाल की बात तो ये है कि इन भूले बिसरे शहरों की कहानी हम तक पहुंची कैसे? कुछ कमाल के आर्कियोलॉजिस्ट्स की वजह से। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोज निकाला, और ठीक अगले ही साल आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को दुनिया के सामने ला दिया। पता है, इन दो खोजों ने एक ही झटके में भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। और जानते हैं, इतिहास की सबसे खूबसूरत बात क्या है? उसकी कंटिन्यूटी। जिन नदियों के किनारे ये पूरी सभ्यता बसी थी, वो आज भी बह रही हैं। बस वक्त के साथ उनके नाम बदल गए। जो वैदिक काल में वितस्ता थी, वो आज की झेलम है। परुष्णी बन गई रावी, और शतद्री को आज हम सब सतलुज के नाम से जानते हैं। जमीन वही, पानी वही, बस कहानी आगे बढ़ गई है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बस्तियों का दौर अब खत्म हो रहा था, और उनकी जगह ले रहे थे बड़े बड़े साम्राज्य। ये वो दौर था जब राजा सिर्फ जमीन पर ही राज नहीं कर रहे थे, बल्कि नए नए विचारों और फिलॉसफी को भी बढ़ावा दे रहे थे। और इन्हीं विचारों ने इस सब कॉन्टिनेंट की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए कि पावर कैसे शिफ्ट हो रही थी। उत्तर में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत मौर्य वंश की नींव रखी। फिर सदियों बाद गुप्त वंश का उदय हुआ, और अगर हम दूर दक्षिण में देखें तो चोल शासकों ने अपनी नेवी की ताकत से समंदर पर राज किया। हर एक एम्पायर अपने पीछे एक खास विरासत छोड़कर गया। लेकिन ये दौर सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का नहीं था, ये विचारों का भी दौर था। जैसे कि बौद्ध धर्म के डेवलपमेंट में इन 4 महासंगीतियों या कह लें काउंसिल्स का बहुत बड़ा रोल था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें अजातशत्रु से लेकर अशोक और कनिष्क जैसे बड़े बड़े राजाओं का सपोर्ट मिला। जब पावर और आइडियाज साथ चलते हैं ना, तो वो दुनिया बदल देते। अब हर कहानी में कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, है ना, जहां सब कुछ बदल जाता है। भारतीय इतिहास में ये टर्निंग पॉइंट्स अक्सर लड़ाई के मैदान में आए। तो अब हम उन लड़ाइयों की बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ जमीनें नहीं जीती, बल्कि इस सब कॉन्टिनेंट की किस्मत ही लिख दी। ये साल 1526 नॉर्थ इंडिया के इतिहास में एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो घटना थी पानीपत की पहली लड़ाई। इस एक जीत ने बाबर को दिल्ली का बादशाह बना दिया, और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाली कई सदियों तक आर्ट, कल्चर और पॉलिटिक्स का सेंटर बना रहा। अब कहानी में लगभग 200 साल आगे चलते हैं। साल था 1757। एक और तारीख जिसने इतिहास का रुख एक बार फिर मोड़ दिया और भारत पर एक बिल्कुल अलग तरह की विदेशी हुकूमत की शुरुआत की। ये थी प्लासी की लड़ाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस जीत ने वो दरवाज़ा खोल दिया जहां से अंग्रेजी हुकूमत ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। सोचिए, इतिहास का यह कैसा मोड़ था जब व्यापारी शासक बन बैठे। लेकिन गुलामी की हर कहानी में बगावत के बीज भी होते हैं, और इसी संघर्ष की राख से एक नए आंदोलन ने जन्म लिया, आज़ादी का आंदोलन। ये कहानी है कि कैसे भारत ने एक नेशन के तौर पर अपनी पहचान को फिर से खोजा। और इस आंदोलन को एक ऑर्गेनाइज्ड आवाज दी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने।
ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये वो प्लेटफॉर्म बना जिसने अलग अलग जगहों से उठ रही विरोध की आवाज़ों को एक साथ जोड़ा और आज़ादी की लड़ाई को एक सीधी दिशा दी। कांग्रेस के ये जो सेशंस थे ना, ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं थी, ये आज़ादी की लड़ाई के माइलस्टोन्स थे। 1885 में एक छोटी सी शुरुआत हुई, फिर 1907 में पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और फिर आया 1929 जब पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की घोषणा की गई। हर सेशन ने इस आंदोलन को एक कदम आगे बढ़ाया। पर रुकिए, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, इसके साथ साथ एक और रेवोल्यूशन चल रहा था, समाज में, धर्म में, लोगों के विचारों में। और इन समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों की आवाज़ों ने ही उस मॉडर्न इंडिया की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज ने समाज की पुरानी बुराइयों को चैलेंज किया, तो वहीं स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन ने इंडियन फिलॉसफी को दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने भारतीय समाज के अंदर से ही बदलाव की एक नई लहर पैदा की। और फिर आए वो नारे जो सिर्फ शब्द नहीं थे, क्रांति की चिंगारी थे। बाल गंगाधर तिलक की वो गूंजती हुई आवाज, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस एक लाइन ने लाखों भारतीयों के दिलों में कॉन्फिडेंस और हिम्मत की आग जला दी। और आखिर में महात्मा गांधी का वो नारा जिसने अंग्रेजी हुकूमत को फाइनल मैसेज दे दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उनका कहना था, करो या मरो। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब कोई समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ आज़ादी चाहिए। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो प्राचीन नदियों के किनारे से लेकर क्रांति के नारों तक इस लंबे सफर के बाद एक सवाल मन में आता है, वो कौन सा एक धागा है जो इतने उतार चढ़ाव के बावजूद इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।